हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सची वर्मा। मैं आपके लिए बीएड की कुछ वीडियोस ला रही हूँ जो आपको वन डे बिफोर एग्ज़ाम आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ये वीडियोस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं और इनमें हम यूनिट वाइज अब डिस्कस करेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं यूनिट 2 में टीचिंग टेक्नोलॉजी के। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या है। तो पहला हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ टीचिंग, स्टेजेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल में आ जाएगा हमारा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्सिव लेवल। नेक्स्ट हमारा है ब्लूम्स टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमारे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कम्युनिकेशन इन टीचिंग प्रोसेस, क्लासरूम अप्रोच, बेसिक टीचिंग मॉडल, ऑटो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एंड टीचिंग स्किल। आई होप आपको ये सिलेबस क्लियर हो गया हो। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो फॉर द यूनिट 2। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ टीचिंग। टीचिंग की एक डेफिनेशन आपको अच्छी से लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कोट किया है एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन डिफाइन करते हैं टीचिंग इज़ अ इंटीमेट contact between a more mature personality and less mature, which is designed to further the education of the latter. टीचिंग एच.सी. मॉरिसन कहते हैं कि टीचिंग क्या है, एक लेस मेच्योर पर्सन और मोर मेच्योर पर्सन के बीच का इंटरेक्शन है, जिसमें जो मेच्योर पर्सन है वो इमेच्योर या लेस मेच्योर पर्सन को किसी लायक बनाता है। मॉरिसन कंसीडर्ड द टीचर इज मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड स्टूडेंट इज लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। टीचर हैज़ द प्राइमरी प्लेस। टीचर का जो प्लेस है वो प्राइमरी है, स्टूडेंट है सेकेंडरी प्लेस। मतलब टीचर जो है मेन है और स्टूडेंट जो है वो उसके पेरिफेरी में है। इट इज़ एन अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर। अथॉरिटेरियन मीन्स होता है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो कि अथॉरिटेरियन निरंकुश शासन जिसे कहते हैं, तो ये अथॉरिटेटिव है जहाँ सिर्फ टीचर की चलेगी, जो एच.सी. मॉरिसन की डेफिनेशन है। स्टूडेंट इज़ अ पैसिव एलिमेंट वाइल टीचर इज़ एन एक्टिव वन। तो टीचर एक एक्टिव वन है और स्टूडेंट क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है। टीचर इज़ कंसीडर्ड एज आइडियल मॉडल विच स्टूडेंट हैज़ टू कॉपी डाउन। टीचर एक आइडियल है स्टूडेंट के लिए और हर एक स्टूडेंट को अपने टीचर से सीखना चाहिए। इट इज़ लिमिट टू मेमोरी लेवल। ये लिमिटेड कहाँ तक है, मेमोरी लेवल तक। ओके, नो प्लेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट एंड एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन। ये इसकी क्रिटिसिज्म है कि मतलब सिर्फ टीचर ही है, जो टीचर बोले वही करना है। इसमें क्या है, बच्चे का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग। यहाँ पे कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं बचता है। क्रिटिसिज्म इन द सेंस कि आप इसके खिलाफ या इसमें कोई भी न्यू चेंजेस नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये वन वे है। इवन टीचर कैन टीच रॉन्ग थिंग्स। इसका एक रिपरकशन ये है कि टीचर सही गलत सब हो सकते हैं ना। टीचर के हो सकता है टीचर का सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो, बस उसके मॉरल नहीं अच्छे हों, तो टीचर गलत चीज़ें भी बच्चों को सिखा सकता है, अगर हम अथॉरिटेरियन या एच.सी. मॉरिसन की डेफिनेशन के हिसाब से चले तो। दस टीचर्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि अगर हम सिर्फ टीचर की नज़रिए से देखते हैं तो हमें क्या क्या रिपरकशन देखने को मिल सकते हैं। हम जैसे अथॉरिटेरियन की बात कर चुके हैं, तो इसका अपोजिट क्या होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हो, उसमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म होती है, एक डिक्टेटरशिप होती है जिसको अथॉरिटेरियन कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेटिक, इससे पहले जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी वो अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ टीचिंग थी। नेक्स्ट है हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिलेशनशिप सेंटर्ड है। पहली वाली जो थ्योरी थी वो सिर्फ टीचर सेंटर्ड थी, ये कैसी है, रिलेशनशिप सेंटर्ड है। टीचिंग इज डिफाइंड एज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक when which take place between teacher and pupil and occur during definable activities। अब ऐसा भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप सेंटर्ड है तो इसकी भी कुछ लिमिट है, इसकी भी कुछ बाउंड्री है। प्यूपिल और टीचर में एक दायरा होगा, एक डिफाइंड लाइन होगी, उसी हिसाब से टीचर और स्टूडेंट में रिलेशन रहेगा।
उसी हिसाब से दोनों में इंटरेक्शन होगा। एनसी गेग डिफाइंस एनल गेग जो है इनकी डेफिनेशन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एनल गेग की डेफिनेशन अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक, तो आपको ये याद रखना है। टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ वन अनदर या अनदर पर्सन। तो इसमें क्या है, एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जिससे दूसरे का बिहेवियर चेंज किया जाता है बिना किसी डर या दबाव के, ठीक है। जैसे आप भी किसी के कंपनी में रहते हो, आपके ऊपर अगर अच्छी कंपनी में रहते हो तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है। वैसे ही कहते हैं गेव गिव मोर इम्फेसिस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव जो टीचर का होना चाहिए या टीचिंग का होना चाहिए वो होना चाहिए कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। टीचर प्लेस रोल ऑफ डेमोक्रेटिक ग्रुप लीडर। टीचर जो है एक डेमोक्रेटिक ग्रुप लीडर की तरह दिखाया जाता है इसमें। स्कोप ऑफ इंटरेक्शन एंड ह्यूमन बिहेवियरल मैकेनिज्म। यहाँ ह्यूमन बिहेवियरल मैकेनिज्म के लिए स्कोप होता है, जहाँ हम पहले देखते हैं कि सिर्फ टीचर की चलेगी, इसमें कोई भी स्कोप नहीं बचता है इंटरपर्सनल स्किल की। बट डेमोक्रेटिक में काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है, एक्सपोजर भी मिलता है स्टूडेंट को। इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड एविडेंस। जब कभी कभी टीचर कुछ आइडिया देता है, वही आइडिया सुन के कभी कभी बच्चों के मन में भी नए नए आइडियाज़ हो सकते हैं, हो सकता है टीचर से भी बेटर आइडियाज़ बच्चों में हो, तो टीचर भी इनकी आइडियाज़ को सुनता है, एक्सचेंज होता है। न्यू टीचिंग लर्निंग मेथड। इससे नए टीचिंग लर्निंग मेथड भी इस्टेब्लिश होते हैं। स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म। जहाँ की अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ टीचिंग में कोई क्रिटिसिज्म का स्कोप नहीं था, बट इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग देयर इज स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म। स्टूडेंट इज़ नॉट पैसिव इन प्रोसेस। स्टूडेंट एक पैसिव एलिमेंट नहीं है, ये पैरेलल चलता है। गिव एंड टेक रिलेशन एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स आइडियाज़। ऐसा रिलेशन है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है और एक दूसरे का जो आइडिया है उसका रिस्पेक्ट करना है। क्लासरूम टॉक विच कैन बी क्लासीफाइड एंड एनालाइज्ड। क्लासरूम टॉक को भी हम क्लासीफाई करेंगे और उन पर भी डिबेट एंड डिस्कशन होंगे। हमारा मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर एक इकोनॉमिकल टर्म है जो हम देखते हैं एडम स्मिथ की जो बुक थी उसमें इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमी है या मार्केट है ये अपने को खुद ही, अगर मार्केट गिरी है तो वो खुद अपने को सही कर लेगी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ऑटोमेटिकली। इसमें गवर्नमेंट का इंटरेक्शन या हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। वैसे ही मतलब लेजिस्फेयर जैसे गवर्नमेंट होती है, जैसे इकोनॉमी की बात की जा रही है, वैसे हम यहाँ टीचिंग की बात करेंगे। तो टीचिंग की बात करते हैं। टीचिंग बिहेवियर इन लेजिस्फेयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is based on modern theory of organization, task and relationship centered. It has an assumption that member of organization are decision maker, problem solver. तो जो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वही डिसीजन मेकर हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं। इन दिस स्टूडेंट इज़ एक्टिव देन टीचर। इसमें क्या है, स्टूडेंट, इसमें सब कुछ स्टूडेंट पे ज़्यादा छोड़ा गया है। स्टूडेंट एक एक्टिव है टीचर से ज़्यादा, जैसे एकदम अथॉरिटेरियन का अपोजिट है। टीचर जॉब इज़ टू क्रिएट द सिचुएशन फॉर द लर्नर। टीचर की जॉब क्या है कि सिचुएशन क्रिएट करें लर्नर के लिए। टीचर लीव्स स्टूडेंट ऑन द ओन। टीचर स्टूडेंट को अपने ही हाल पे छोड़ सकता है या थोड़ा उसको सेल्फ एक्सपोजर के लिए छोड़ सकता है। हेयर द स्टूडेंट नॉट द टीचर डिसाइड व्हाट दे वांट। यहाँ स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, ना कि टीचर। एंड हाउ दे विल डू, और वो कैसे करेंगे ये भी वही डिसाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। ये टीचिंग ऐसी है, रिफ्लेक्टिव लेवल की है। कंक्लूजन क्या है हमारा, टीचिंग कैन बी डिफाइंड विद reference to the form of government but is difficult to provide यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। तो हमने देखा कि हमने जो भी टीचिंग डिस्क्राइब की है वो गवर्नमेंट के हिसाब से डिस्क्राइब की है और इसको अकेले डिस्क्राइब करना कठिन है। अनदर डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग द टर्म टीचिंग इज़ दैट इट हैज़ 3 डायमेंशन। टीचिंग के 3 डायमेंशन होते हैं, इसलिए इसको डायरेक्टली डिफाइन करना कठिन है। पहला है लॉजिक ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, थर्ड है सेमेटिक्स ऑफ टीचिंग्स।
इन वजहों से हम टीचिंग को डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से हम देखते हैं। दस बिहेवियर ऑफ टीचिंग स्पेशली फॉर टेक्नोलॉजी फॉर्म ऑफ टीचिंग इज कैरेक्टराइज विद ग्रेट डील ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। तो हमें बिहेवियर ऑफ टीचिंग को कैरेक्टराइज करना है, स्पेशली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी भी हमें हमारी कंट्री को इस पर काम करना चाहिए। बीओ इसमें डिफाइंस टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंड टू इंड्यूस लर्निंग थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो बीओ स्मिथ की डिफिनीशन क्या है कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंड टू इंड्यूस द लर्निंग थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये इंड्यूस करता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बीओ स्मिथ कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट लर्निंग। बीओ स्मिथ कहते हैं कि बिना लर्निंग के टीचिंग का कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है। लर्निंग डज नॉट नेसेसरी इशू ऑफ टीचिंग, दैट टीचिंग इज़ वन थिंग एंड लर्निंग इज़ क्वाइट अनदर। ये कहते हैं कि टीचिंग और लर्निंग थोड़ा सा अलग है। टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। टीचिंग क्या है? एक सिस्टम है जिससे एक हमारा इंटेंशन होता है कि उसके प्यूपिल के अंदर लर्निंग को इंड्यूस करे। लर्निंग इज़ ऑफन डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? ये परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। फर्दर हम बढ़ते हैं थॉमस आर ग्रीन की तरफ। थॉमस आर ग्रीन आर्ग्यू करते हैं देयर इज़ नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। बिना टीचिंग के लर्निंग इज़ इम्पॉसिबल। टीचिंग मे नॉट बी विदाउट लर्निंग। टीचिंग भी बिना लर्निंग के पॉसिबल नहीं है। फॉर इलस्ट्रेटिंग फर्दर ही सेज दैट टीचिंग may not facilitate learning. For example, doctor give treatment to cure the patient, but every patient is not cured by the treatment. ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि all teaching जो है फैसिलिटेट लर्निंग, सारी टीचिंग से आपको आउटपुट मिले ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, कुछ मरीज़ सही हो जाते हैं और कुछ नहीं। आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। फिर लिखा है टीचिंग इज़ बेस्ड प्राइमरली ऑन फीलिंग, एस्थेटिक्स, आर्टिस्ट्री, नॉट साइंटिफिक रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग में जो टीचर है उसको ब्यूरोक्रेटिक बनना पड़ता है, उसको थोड़ा डिप्लोमेसी दिखानी पड़ती है। ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने कोई फॉर्मूला लगाया जैसे साइंटिफिक होता है, कोई रूल्स लगाया और हर एक बच्चा वैसा ही पढ़ेगा। आपको फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, एस्थेटिक्स को देखना पड़ेगा। आर्टिस्ट्री है, एक आर्ट है टीचिंग, नॉट अ साइंस रूल एंड प्रिंसिपल। कोई प्रिंसिपल और कोई साइंटिफिक रूल टीचिंग में काम नहीं आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। तो साइकोलॉजिकली हम टीचिंग को समझने की कोशिश करेंगे। पहला इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब जैसे कि ब्राइट स्टूडेंट हैं वो जल्दी कैचअप कर लेते हैं, वेयर डल स्टूडेंट हैं उनको लर्न करने में टाइम लगता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल बेस है फॉर दी टीचिंग। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हो, फॉर एग्जांपल आप अपने बीएड के एग्ज़ाम के लिए मोटिवेटेड हो तो आप अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा तो टाइम दोगे ही। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं हो, आप ऐसे ही एग्ज़ाम दे रहे हो और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे कि मार्क्स आ जाते हैं, तो इट विल बी हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, फिर आप मीडियोकर बन के रह जाओगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एस्पिरेशन। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ये हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एस्पिरेशनल लेवल। एस्पिरेशनल लेवल में आएगा कि आपके रियलिस्टिक गोल तो हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही बड़े बड़े गोल्स रखे हैं, रियलिस्टिक कुछ नहीं है। आप एस्पायर कर नहीं रहे हो, आप रोज़ का रोज़ थोड़ा बहुत कर नहीं रहे हो। आपको लगता है कि 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आप 4-5 यूनिट एक साथ ही मगल अप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है लर्नर्स एटीट्यूड। लर्नर का एटीट्यूड कैसा है? पर्सनल हिस्ट्री ऑफ टीचर में हैम्पर द इनहेंस लर्निंग एबिलिटी और टू लर्न। एक टीचर की भी पर्सनल हिस्ट्री भी इम्पैक्ट करती है, हैम्पर करती है टीचर लर्निंग में। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग इफेक्टिव देन पैसिव रिसेप्शन। देखिए मैं इसको इसलिए रीड कर दी ये लाइन। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, ना कि पैसिव रिसेप्शन। आप एक्टिवली खाली बातें सुनोगे वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ना कि बिना मन से आप फालतू में आंसर कर रहे हो या रिपीट कर रहे हो कुछ ऐसे ही खाली आप उसको सुनते जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे।
ओके, तो आपको एक्टिवली कभी कभी क्या होता है, आपको सामने वाले की बात सुननी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग कंडीशन। कैसे आपकी लर्निंग कंडीशन है, मीनिंगफुल मटेरियल एंड मीनिंगफुल टास्क आर लर्न मोर क्विकली देन नॉनसेंस मटेरियल। आप कैसी बुक पढ़ रहे हो, आपके टास्क कैसे हैं, मीनिंगफुल है नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रिसेप्शन इज मोर यूजफुल फॉर परमानेंट लर्निंग। आप मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में पूरा बुक ख़त्म कर रहे हो या चैप्टर ख़त्म कर रहे हो, पर पैसिवली मतलब खाली रीड किए जा रहे हो, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज और करेक्ट आंसर, रिलेशनशिप बिटवीन न्यू एंड ओल्ड टास्क, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग फॉर टू बी बेटर, ये सारी चीज़ें आपको लर्निंग कंडीशन पे ही आएंगी। द रिटेंशन कैन बी इनकरेज बाई स्पेस्ड और बट रिकॉल ऑफ अ लर्न मटेरियल। रिटेंशन, आप बार बार अगर उनको दोहराओगे नहीं, रिपीट नहीं करोगे, तो आप ज़्यादा देर तक उस चीज़ को अपने दिमाग में रख भी नहीं सकते हो। नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग। इसके मैक्सिम्स क्या हैं? टीचिंग एक्टिविटी एंड टास्क ऑफ टीचिंग आर ऑर्गेनाइज्ड एंड परफॉर्म्ड इन वेरियस वेज, इवन द कंसेप्शन प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। इट इज़ टीचर हु डिसाइड वे ऑफ हिज टीचिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस, इनसाइट एंड व्यू ऑफ हिज कॉम्प्रिहेंशन लेवल। ये टीचर डिसाइड करता है अपनी प्रीवियस नॉलेज से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से, जो बच्चों को उसने पढ़ाया है, कि उसको कैसे पढ़ाना है और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। देयरफॉर अवेयरनेस ऑफ दिस मैक्सिम इज एसेंशियल फॉर टीचर। तो हर एक टीचर को ये मैक्सिम्स ज़रूरी है जानना कि उसे कैसे पढ़ाना है, ठीक है। आपको कुछ फील्ड्स पे काम करना है, जैसे आपको ये सब खाली एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको बनना, अगर आप बैचलर इन एजुकेशन कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो नो डाउट आपको एजुकेशन के क्षेत्र में ही कुछ काम करना है। भले आप टीचर बन के करो या किस उस क्षेत्र में ऑफिसर बन के करो, तो आपको कुछ मैक्सिम्स तो पता होने चाहिए फॉर अ गुड टीचर। तो कुछ मैक्सिम्स हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको कभी कभी बच्चों को पढ़ाना कैसे है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। जैसे आप ए फॉर एप्पल शुरू में बच्चों को पढ़ाते हो, बात को बच्चों को ये क्लियर कर देते हो कि ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें के बाद के लिए बात को बढ़ना। फ्रॉम नोन टू अननोन, कभी कभी हमें बच्चों को नया टॉपिक पढ़ाना होता है, तो उससे रिलेट करके हम बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने चाहते हैं जो बच्चों को ऑलरेडी पता है। थर्ड है फ्रॉम पार्ट टू होल। ये भी ऐसा ही है कि आपको पूरी बॉडी ऑर्गन पढ़ाने हैं, तो बॉडी ऑर्गन को आप पहले डायरेक्टली जो बच्चे देख रहे हैं या एक छोटे से पार्ट से लेके पूरी ऑर्गन सिस्टम बता देते हो। नेक्स्ट है होल टू पार्ट। कभी कभी आपको क्या होता है, कभी कभी एकदम माइनर सी चीज़ है, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बताने से पहले आपको बच्चों को फोटोसिंथेसिस बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। आपको सेल के बारे में बताना है, तो आपको पूरी बॉडी दिखानी पड़ेगी, फिर उसको छोटा छोटा ब्रेक करते हुए आप बताओगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सर्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें डायरेक्टली समझाना इतना कठिन है, पर अब अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, आपको भावनात्मक चीज़ें बतानी है, तो आपको मटीरियलिस्टिक, जो उनको कंक्रीट चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, उनको भी पहले समझाना पड़ेगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। कभी आपको डायरेक्टली चीज़ें, कोई चीज़ जो है जो बच्चों को डायरेक्टली दिख रही हैं, उनको डायरेक्ट बता के फिर इनडायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है पर्टिकुलर टू जनरल। आप एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप इजली उनको समझा सकते हो, पर्टिकुलर चीज़ बताने के बाद आप उन चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हो कि बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो ये चीज़ सब पे अप्लाई होगी या उस टाइप की चीज़ों पे अप्लाई होगी। आप इनमें आप अपनी फील्ड के एग्जाम्पल दे दीजिएगा। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले हम एनालाइज करेंगे फिर उसका सिंथेसिस बता सकते हैं। फ्रॉम एम्पेरिकल टू जनरल या रैशनल। एम्पेरिकल मतलब कोई फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है, उसको आप रैशनल प्रूफ करके दिखा सकते हो। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल भावनात्मक रूप से जो बच्चे सोचते हैं उसका लॉजिक दिखाना भी आपकी ज़रूरत है। एंड लास्ट हमारा है हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ रिलेट करके, नेचर को फॉलो करके, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें आपको एक्सीड नहीं करनी है कि आपको नेचुरल कोई चीज़ समझानी है, उसका रिलेवेंस नेचर में है, पर आप टॉपिक से भटकना नहीं है। आपको थोड़ा सा उसकी हिंट लेके डायरेक्ट जल्दी टॉपिक पे आ जाना है। ये भी ब्यूटी ऑफ टीचिंग होती है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के बाद हम आते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में। जनरल प्रिंसिपल जो हर एक
इंसान को पता होने चाहिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, आपका पढ़ाने का क्या मोटिवेशन है या सामने वाले का पढ़ने का क्या मोटिवेशन है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग, ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक है कि हम बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, ये बहुत अच्छा फ्रेज़ यूज़ किया जाता है कि आपको एक्टिविटी भी करानी है बच्चों को। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका आना चाहिए उस चीज़ में जो आप पढ़ाने जा रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग विद लाइफ, लिंकिंग विद लाइफ, आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ों को लाइफ के साथ कैसे रिलेट करना है, लिंक करना है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, आपका एम क्लियर होना चाहिए। आप बच्चों को घुमा नहीं सकते हो, बच्चों को जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको ज़्यादा बड़ा करके बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेफिनेट एम, अपना एम पता होना चाहिए कि आपको ये बताना है जिससे बच्चों को ये चीज़ आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये पता होना चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ इसका अलग अलग लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग बच्चा अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सकता है, हो सकता है आपका पढ़ाया हुआ चीज़। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, आपको अच्छा सिलेक्शन पता होना चाहिए कि पूरे चैप्टर का मेन पार्ट क्या है। जैसे आपको बच्चे को 6 क्लास के बच्चे को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ाने हैं, तो एटलीस्ट आप ये कोशिश करिए कि बच्चों को हर जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं उनके नाम बच्चों को याद करा दीजिए। उसके बाद आप ये बस बता सकते हो कि ये हीट जोन यहाँ क्यों है, यहाँ गर्मी क्यों है। आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हो, या डायरेक्टली आप बिना बच्चों को लैटिट्यूड बेसिक याद कराए आप मैकेनिज़्म या फिनोमेना नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ये भी प्लानिंग ही है कि आप पहले चैप्टर में देखिए कि बच्चों को जो रटाने वाली चीज़ है, जो उनको लर्न करनी ही है, उनको याद कराइए। जब वो लर्न कर लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, आप डिवाइड करके रखिए कि आपको कितना समय देना है एक टॉपिक पे। ऐसा नहीं कि आप कोई टारगेट बना लो, आज एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे, भले बच्चों को आए ना आए। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, आप दूसरी क्लास शुरू करने से पहले लास्ट क्लास का रिवीजन ज़रूर कराएं। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, आप थोड़ा क्रिएटिव बने अपनी टीचिंग में। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, डेमोक्रेसी जैसे होती है गवर्नमेंट, वैसे ही कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक डीलिंग, आप थोड़ा डेमोक्रेटिक रहिए, अच्छे से बच्चों से बात करिए और बच्चों की भी बातें सुनिए। और नोट्स डाल दिए हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के, इनको आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनके नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आप ऐसे डायग्राम बनाते रहिएगा टाइप्स ऑफ टीचिंग में, जैसे मैंने बताया जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। हम अपने टॉपिक के बहुत ही करीब हैं, हमारा ये जो यूनिट है बस ख़त्म ही होने वाला है, प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग है, पढ़ाने के जो स्तर हैं। पहला फेज़ क्या होगा, प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, पढ़ाने से पहले कैसा फेज़ है। फिक्सेशन ऑफ गोल, पढ़ाने से पहले आपको गोल फिक्स करना है। डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए, आप सब्जेक्ट मैटर से भटकिए नहीं। अरेंजिंग सीक्वेंस एलिमेंट ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, आपने एक सीक्वेंस आपको बना रखना है, लेसन प्लान बना के रखना है कि आपको कैसे सीक्वेंस में चलना है। डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, आपको ये भी सोच के चलना है, आप डिसाइड करिए कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पर्टिकुलर चैप्टर को समझाने में यूज़ करोगे, जैसे मैंने आपको कई मैक्सिम्स बताए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़, जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको अच्छे से करना है। ये नहीं कि आप किसी भी टॉपिक को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, किसी टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी टॉपिक को नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट है इंटर एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, बीच का फेज़ क्या है, साइजिंग अप द क्लास, एक जो क्लास है उसको साइज अप करिए, एक पर्टिकुलर बच्चे जो हैं हर एक बच्चे को सुनाई पड़े इस हिसाब से क्लास का माहौल करिए। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, आपको लर्नर के बारे में अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्शन रिएक्शन, आप जो बोल रहे हो उसका बच्चों पे क्या रिएक्शन है, इसमें आएगा सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। आप एक्शन रिएक्शन में ये 4 पॉइंट लिख सकते हो। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर में मतलब बच्चे की जांच कैसे करोगे, डायग्नोसिस मीन्स जांच ही होता है, तो आप कैसे बच्चे को जानोगे, तो आप एक परसेप्शन बनाओगे, उसके हिसाब से उसका डायग्नोसिस करोगे और उसका रिस्पांस देखोगे एज ए टीचर। टॉपिक है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, अब टीचिंग के बाद आपका क्या फेज होगा, डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंज कैन चेंजेस अकर्ड बाय टीचर, जो डायमेंशन है क्या क्या चेंज हो सकता है टीचिंग के बाद। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस और एंड टेक्निक,
आपको टेस्ट करना है। डिवाइसेस में यहाँ टेक्निक का मतलब है आप बच्चों का छोटा सा टेस्ट ले सकते हो, ओरल टेस्ट ले सकते हो, या एक प्रॉपर फॉर्मेटिव टेस्ट ले सकते हो। चेंजिंग द स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर, जो आपने एविडेंस गैदर किया है उसकी स्ट्रेटजी, अगर आप देखते हो कि बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आई है तो आप अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करने के लिए रेडी रहिएगा। फेजेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी की तीन चार फेजेस हैं। सबसे पहले लर्निंग, कॉन्शियस माइंड मतलब एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना, और जो लर्निंग होती है उसमें थोड़ा परसेंटेज या ज़्यादा परसेंटेज जो शुरुआती होता है वो क्रेमिंग होता है, आपको रटना पड़ेगा। रटना या क्रेमिंग करना ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको क्रेमिंग करनी है और कौन सी चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। अंडरस्टैंडिंग भी क्रेमिंग से ही है। रिटेंशन, आपका जो रिटेंशन है, आप कितनी देर तक कोई चीज़ नहीं भूलते हो, कितनी देर तक अपने दिमाग में रखते हो, ये डिपेंड करता है आपकी ब्रेन पे, आपकी हेल्थ कैसे है, या आपका इंटरेस्ट और थिंकिंग कैसे है। इन तीनों चीज़ों पे ही आप कई दिनों तक कोई भी चीज़ें दिमाग में रखे रहते हो। और वही चीज़ रखे रहना, और फिर कोई क्वेश्चन आए उसको रिकॉल कर लेना। जैसे आपने बहुत दिन से नाउन की डेफिनेशन याद की है, बस सडनली कोई नाउन की डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर रिकग्निशन, आप रिकग्नाइज करिए कि आपने जो याद किया है वो कितने देर तक याद किया है और उसके क्या क्या रेलेवेंस हैं। टॉपिक हमारा बच जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेमोरी। तो मेमोरी का क्लासिफिकेशन जो है इमीडिएट मेमोरी, एक होती है इमीडिएट मेमोरी जो आपको तुरंत हमेशा याद रहे, एक परमानेंट मेमोरी होती है, पर्सनल मेमोरी, इम्पर्सनल मेमोरी एंड एक्टिव मेमोरी। अगर सिर्फ आप हेडिंग डाल दोगे और थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन 5 पॉइंट को मिला के भी लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गिवन इनफ मटेरियल टू राइट इट डाउन इन योर कॉपी। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी। गुड मेमोरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये हर एक आम इंसान को भी पता होती हैं, जैसे कि रैपिडिटी इन लर्निंग, जितनी जल्दी जल्दी आप लर्न करोगे उतना आप रैपिड रहोगे, उतना आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, कितनी देर तक आपके दिमाग में चीज़ें स्टेबल हैं, कितनी दिनों तक आपकी चीज़ें दिमाग में रुकती हैं। रैपिडिटी इन रिकॉल, कितना क्विकली आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो। फिर है सर्विस टेबल, जो आप याद कर पा रहे हो उससे आप क्या सर्विस दे रहे हो, या फॉरगेटिंग इररिलेवेंट थिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इररिलेवेंट जो है, आपने कुछ गलती से इररिलेवेंट याद कर लिया उसको जल्दी से भूलिए। कभी कभी हम वही गलती, बच्चे बार बार वही गलती करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी टीचर से या टीचर को समझाने में गलती हो जाती है, बच्चों को जो गलत फहमी बैठ जाती है वो गलत चीज़ों को, इररिलेवेंट चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं, उनको बार बार टोकने के बाद भी ये चीज़ होती है। तो ये भी टीचर की ड्यूटी है कि इररिलेवेंट थिंग्स को बच्चों को बताएं कि आपको ये चीज़ें इग्नोर करनी है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस और चाहिए तो हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।